ये इल्जाम लगता है गांधी जी पे कि वो एजेंट बने अंग्रेज के हाथ। क्या नॉन वायलेंट गांधी जी प्रिडिक्ट करते थे उस वक्त मुसलमानों का, सिखों का खून बहाया जाएगा? कॉमन ऑब्जेक्टिव था पूरे बरे सगीर का, वो आपने एक मजहबी रंग दे दिया। क्या ये इल्जाम लगता है गांधी जी पर कि उन्होंने अपनी जात के लिए कोई फायदा लिया? बिरला और टाटा के यहाँ जाके बैठे रहे, वहां से उनसे पैसे लेके सियासत करवाते रहे, तो उस सियासत के अंदर पैसे का अमल दखल भी हुआ। क्या अंग्रेज सिंसियर था गांधी जी के साथ, या हम आज के टाइम के हिसाब से कह सकते हैं कि गांधी जी उस टाइम पे नीचे लगे हुए थे अंग्रेज के? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के फांसी के मामले में नहीं बोलना, जो कि उन्होंने नहीं बोला। गांधी जी की जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी वो हिंदुस्तानियों के हक में थी। गांधी जी की अदम तशद्दुद की पॉलिसी उस वक्त कहाँ होती है जब जलियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ। उस टाइम के जो हिंदुस्तानी थे उनके साथ फरेब किया। फरेब ही था। गॉडसे का वो खत पढ़े जो फांसी से पहले लिखा है। इंडियन हिस्टोरियन गांधी जी की पर्सनल लाइफ पर भी काफी तनकीद करते हैं। अपने आप को एक ऐसी आजमाइश से गुजारना, मुख्तलिफ खातीन के साथ सो के ये साबित करूंगा कि मुझ पे औरत के हुस्न का कोई ऐसा असर नहीं है कि मैं जिनसी बेदारी की तरफ जाऊं। सरोजनी नायडू कहती हैं कि बापू को गरीब दिखाने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं इंडियन हिस्टोरियन महात्मा गांधी जी की जाती जिंदगी और सियासी फैसलों को लेकर कड़ी तनकीद करते हैं। ज़िशान हुसैन से मैंने समझा कि गांधी जी के वो फैसले कौन से थे जिन्हें इंडियन हिस्टोरियन ने गलती करार दिया। भगत सिंह की फांसी ना रुकवाने पर गांधी जी ने अंग्रेज से क्या फायदा लिया, और गांधी जी अपने जिनसी अमल का इजहार इतना खुल्लम खुल्ला क्यों करते थे, ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी, महात्मा गांधी जी की जो आज़ादी की स्ट्रगल है वो हम सब मानते हैं, लेकिन कुछ इंडियन हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जो काफ़ी तनकीद करते हैं उनके फैसलों पर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर। वो तनकीद क्या है और वो गलतियाँ कौन सी हैं जो वो हाईलाइट करते हैं? महात्मा गांधी जैसा लीडर सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लीडर हैं जो आए हैं। फिर लोगों को ऑर्गेनाइज करना हिंदुस्तान में, उन्हें एक शऊर देना, सियासी शऊर देना, ये गांधी जी के बहुत बड़े एजाज़ात हैं। फिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, और पाकिस्तान को जब पैसे नहीं मिल रहे थे जो रोके हुए थे इंडिया ने, फिर दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मरण भरत रखा हुआ था, जिसकी वजह से गॉडसे ने उनकी जान भी दी। तो गांधी जी के बड़े एहसानात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो तनकीद उन पर होती है वो तनकीद करने वाले भी हिस्टोरियंस जैसे एम.एन. रॉय हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, या डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो दलित थे, और सावरकर हैं, और कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं। करते क्यों है तनकीद? तनकीद करने की बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि गांधी जी की चाहे क्विट इंडिया पॉलिसी थी, चाहे नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी, चाहे सिविल डिसओबीडियंस की पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो गांधी जी की थी, वो इनफैक्ट हिंदुस्तान में जो मैस मूवमेंट है उसको चैनलाइज, गैल्वेनाइज या उसके समरात हासिल करने से रोकने के लिए काम आई, और बरतानवियों के हक़ में गई। और जब मोमेंटम, मैस मूवमेंट का मोमेंटम बना एक तब्दीली लाने के लिए, ना सिर्फ अंग्रेज़ों को निकालने के लिए बल्कि ऑल्टरनेटिव, अंग्रेज़ों के जाने के बाद तो हिंदुस्तान में कुछ होना था ना, तो वो जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम लोगों ने लेके आना था, उसको, उस रिवोल्यूशन को, उस इनकलाब को गांधी जी की इन पॉलिसीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, रोक दिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ गाहे गाहे जो कुछ ऑफ़र करना चाहते थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, वो कांग्रेस के ज़रिए, गांधी जी के ज़रिए उसे बहुत आसानी से मनवा लिया करते थे। उससे हुआ ये कि जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ थी इंडिया के अंदर, वो पीछे रहती गई। रिवोल्यूशनरीज़ पे बहुत जुल्म भी हुए, और अहिंसा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, लोगों का कथारसिस भी होता रहा। अब कथारसिस तो लोगों का हुआ, लेकिन कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। ये वो एतराज़। फिर ये कि गांधी जी के ऊपर ये भी एतराज़ात डॉक्टर अम्बेडकर तो ख़ास तौर पे करते हैं कि जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर कोई आवाज़ उठाई जा रही थी या उनको कुछ हुकूक मिलने की जब भी बात हुई, तो गांधी जी ने मरण भरत रख लिया, और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे पूना पैक्ट पर है 1932 का, उसकी तरफ चले गए। इस पर डिटेल से बात कर लेंगे। इसी तरह जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल सेपरेट इलेक्टोरेट ही है, इसके ऊपर भी गांधी जी बड़े आराम से मान गए। गांधी जी ने सियासत में मज़हब को दाखिल किया,
बिरला और टाटा के यहाँ जाके बैठे रहे, वहाँ से उनसे पैसे लेके सियासत करवाते रहे, तो उस सियासत के अंदर पैसे का अमल दखल भी हुआ। फिर ये कि गांधी जी जो कि बहुत लिबरल थे, बहुत लिबरल होने के बावजूद इंटर मैरिजेस के हक़ में नहीं थे, अच्छा, ट्रेडाइनिंग के हक़ में नहीं थे, और वैसे वो सबसे बड़े मोहब्बत का दर्स देते थे। ये वो एतराज़ात हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किए हैं या एम.एन. रॉय ने किए हैं या दूसरे हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियंस ने किए हैं। यानी एक बड़ा सख्त इल्ज़ाम तो ये भी है कि गांधी जी इनफैक्ट कास्ट सिस्टम के भी हक़ में थे। अच्छा, वो कास्ट सिस्टम को शायद कहीं ना कहीं कंडेम तो करते हों, लेकिन वो कास्ट सिस्टम को अमली तौर पे कहीं ख़त्म नहीं कर सके, ना ख़त्म करने के लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई और ना उसे को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे। अच्छा, इस तरह सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो गांधी जी एक करिश्मेटिक शख्सियत तो बने, लेकिन उस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ख़त्म नहीं कर सके। गांधी जी पे नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम क्यों लगता रहा? ख़ास तौर पे जब वो साउथ अफ्रीका में थे, वो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के हुकूक के लिए मुहिम चला रहे थे। वहाँ उन्होंने जो वहाँ के ब्लैक थे, जो अफ्रीकन थे, उन्हें कम तर गर्दाना हिंदुस्तानियों की बनिस्बत, और इसका खुलम खुला इजहार भी किया। लेकिन हमें बहरहाल हम इन सारी बातों को या बहुत से और मौरख़ीन इन तमाम बातों को जस्टिफाई भी करते हैं कि मतलब गांधी जी एक एजुकेटेड आदमी थे, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल इब्तदाई दौर था उनका साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो गए, वकालत का भी इब्तदाई दौर था और हिंदुस्तानियों पर जुल्म भी अंग्रेज़ बहुत ढा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की। लेकिन बहरहाल हमें नज़र आता है कि गांधी जी के तज़ादात शुरू से आखिर तक ये मुसलसल हर जगह गांधी अर्बन पैक्ट, अगर उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज दिया तो हमें नज़र आता है कि वो भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, एक गारंटी दे दी अंग्रेज़ को कि वो आगे नहीं आएंगे, उन्होंने उन तीनों को फांसी दे दी। वो रेवोल्यूशनरीज़ थे। फिर ये भी कहा जाता है कि जिन रेवोल्यूशनरीज़ को तो बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, उन्हें ताक़ुब करके पकड़ा जाता था, टारगेट किया जाता था, ज़िल्लत आमेज़ सज़ाएँ दी जाती थी उन्हें। लेकिन कांग्रेस के जो लोग पकड़े जाते थे उनके साथ बहुत दोस्ताना सलूक भी होता था, उन्हें कोई ऐसी सज़ाएँ नहीं दी। इसका मतलब है कि वो गांधी जी का जो अदम तशद्दुद, अहिंसा या जो बैन चल रहे थे सियासत में, वो इनफैक्ट रेवोल्यूशनरीज़ के तो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बरतानवी कुचलने पे आ जाते थे उन्हें, लेकिन इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। क्योंकि देखिए, बरतानिया एक कॉलोनियल पावर थी, वो हिंदुस्तान के अंदर आके बैठी, चंद लाख लोग, चंद हज़ार लोगों ने चंद लाख लोगों को अपने साथ मिलाया और बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को मग़लूब किया। अब उनके ज़रिए डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के ज़रिए, डेमोक्रेटिक लोगों के ज़रिए, पढ़े लिखे लोगों के ज़रिए, जो वहीं से इंग्लैंड के पढ़े लिखे लोग थे, उनके ज़रिए इन लोगों को कंट्रोल किया। बरतानिया पे तो ये तो है, बरतानिया को ये कॉलोनियल ताकत को असर्ट करने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इल्ज़ाम लगता है इन तमाम लोगों पे, ख़ास तौर पे गांधी जी पे, कि वो एजेंट बने अंग्रेज़ के हाथ में। अच्छा, हिंदुस्तानियों पे जुल्म बरकरार रखने के लिए, जुल्म ढाने के लिए नहीं, जुल्म बरकरार रखने, यानी वो जुल्म जो कॉलोनियल पावर्स कर रही थी हिंदुस्तानियों पे, और जिसके नतीजे में रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को आगे बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ भी रही थी, वो इन्हें ओवरथ्रो करना चाहती थी, एक नया निज़ाम लाना चाहती थी वो फोर्सेस, उनके रास्ते में हायल हुए गांधी जी। यही हमें नज़र आता है वर्ल्ड वॉर में, जब अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो गया तो वो गांधी जी उस वक्त जो मूवमेंट चलाते हैं, क्विट इंडिया, छोड़ो, हाँ, वो वक्त नहीं था वो काम करने का। और अगर उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया भी, लोग इकट्ठे भी हुए, तो उसको बड़े ही गैर महसूस तरीके से ख़त्म भी कर दिया उस मूवमेंट को। मतलब फिर वो अंग्रेज़ के हाथ में सारा कुछ है। फिर और बहुत सी बातें जो उनके अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज़ की बात है, जैसे सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर थे, वो फादर ऑफ नेशन कहते थे गांधी जी को, गांधी जी ही उन्हें लाने वाले थे पार्टी के अंदर, फिर गांधी जी ने ही उन्हें निकाल दिया। हालांकि वो 43 क्या थी वजह ये कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे और रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी के हामिल थे। वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाना चाह रहे थे, बना भी रहे थे। 43,000 लोग भी उन्होंने बाद में इकट्ठे कर लिए। तो लेकिन गांधी जी अपनी वही अहिंसा
और बैन चलना और कोऑपरेशन, एक्चुअली अंडर द गार्ब ऑफ नॉन कोऑपरेशन वो कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। वो जो थे रेडिकल थे, सुभाष चंद्र बोस, तो उनको इन्होंने निकाल दिया और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। क्या ये इल्ज़ाम लगता है गांधी जी पर कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा लिया? ज़ात के लिए ये कि वो गांधी जी एक आदमी थे, वो चाहे बहुत एनलाइटेंड और बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि एक आदमी फ़ैसले कर रहा है हिंदुस्तान की तकदीर के। मसलन कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को बनना चाहिए वज़ीर आज़म या पटेल को बनना चाहिए, तो वो फ़ैसला गांधी जी कर रहे हैं कि नेहरू को बनना चाहिए। अच्छा, ये इस बात से कतई नज़र हमारे यहाँ आज तक ये रिवाज है, हमारे जो पार्टी हेड या पार्टी लीडर होता है उसके पास एक मुतलकुल अन्नानियत आ जाती है, वो उसको एक हम तसव्वुर कर लेते हैं सब लोग कि जी वो ही फ़ैसला करेंगे। भाई वो क्यों फ़ैसला करेंगे? आप जाहिल हैं, आपके पास कोई ऐसी, आप नहीं फ़ैसला कर सकते मिलकर। यानी अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी इंतहाई अनडेमोक्रेटिक काम उस वक्त भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। तो गांधी जी ने अपनी ज़ाती, सरोजनी नायडू कहती हैं कि बापू को गरीब दिखाने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो अपनी ज़ात के लिए बज़ाहिर फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। अपनी ज़ात के लिए तो गांधी जी खाना पीना भी छोड़ चुके थे, वो चरखा काटते थे, वो खद्दर बनाते थे, वो अपनी बीवी के साथ सोना तक छोड़ चुके थे। तो अब अपनी ज़ात के लिए तो उन्हें देखा जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से लीडर्स जो हमेशा ये कहते हैं मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हालांकि जो कुछ होता है ज़ात के लिए हो रहा होता है। ब्रांडिंग करते हैं, वो ब्रांडिंग होती है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए। तो गांधी जी भी यही कर रहे थे। ये इल्ज़ाम है जो इंडियन मौरख़ीन लगाते हैं कि गांधी जी जो कुछ कर रहे थे अपनी ज़ात के लिए कर रहे थे। अच्छा, हम ब्रेक डाउन करते हैं इन इल्ज़ामात को, स्टार्ट से देखते हैं। गांधी जी की लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हुए जो आपको लगता है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर या ये मामलात इस तरह से गए? शुरू में तो गांधी जी बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थे। उन्होंने कोई गुर्बत, महरूमी, कोई जबर, कोई मफलूकुल हाली, कोई डिप्रिवेशन कोई ऐसी नहीं देखी थी ज़िंदगी में, कोई ऐसा नहीं था। बल्कि जब हम जाते हैं कि इंग्लैंड में पढ़े, इंग्लैंड से पढ़ के वापस आए, यहाँ से वो केस हार वार भी गए, फिर साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने फिर उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंडियन जो लोग थे साउथ अफ्रीका में जो रहते थे उनके हुकूक़ की आवाज़ भी उठाते रहे। और वो 3 पाउंड वाला जो के ऊपर एक टैक्स लगा, उस टैक्स के ख़िलाफ़ गांधी जी ने जब आवाज़ उठाई तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस था उनका। वो टैक्स उन्होंने टैक्स नहीं लगने दिया। वो टैक्स ना लगने की वजह से जो बरतानिया के अखबारात थे उन्होंने गांधी जी को रातों रात हीरो बना दिया। और गांधी जी फिर वापस हिंदुस्तान आए, आके पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया, फिर उन्हें ख़ुद को ब्रांड करना आता था। उन्होंने इस कौम की, यानी पूरे बरसगीर की कौम की नफ्सियात को समझ लिया। वो आज भी वही है, नफ्सियात बदली नहीं है। वो उनको आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके देना है जिसके लिए वो मरूब हो जाए आपसे और आपसे रिलेट करना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है। गांधी जी ने ये किया कि उन्होंने वो कपड़ा बांधना शुरू कर दिया सफ़ेद रंग का अपने इर्द गिर्द, तो बाकी कपड़े वपड़े उतार दिए। उन्होंने कहा जी कपड़ा नहीं मिल रहा अगर मेरे हिंदुस्तानियों को, तो मैं क्यों पहनूँ, और चरखा काटना शुरू कर दिया और लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, नंगे पाँव फिरना शुरू कर दिया। अब इससे उन्होंने ख़ुद को ब्रांड किया। लोग उनके साथ, ज़ाहिर उनकी फ़िलासफ़ी भी थी, उनकी हर चीज़ में उनकी फ़िलासफ़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग उनके साथ हिंदुस्तान भर से रिलेट कर रहे थे और एक अनडिस्प्यूटेड कैरिज़मेटिक लीडर बन गए वो हिंदुस्तान में। उस वक्त में तनकीद होती थी जब वो कर रहे थे? उस वक्त हमें बहुत कम नज़र आता है तनकीद। जैसे हमने देखा भगत सिंह तो तनकीद कर रहे थे। 2 टेंडेंसीज आपको नज़र आएंगी हिंदुस्तान में मुसलसल, ख़ास तौर पे 1917 के बाद, यानी जब बोल्शेविक रिवोल्यूशन आ गया रशिया के अंदर, सोवियत यूनियन बन गया वो, तो हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तहरीकें चलना शुरू हो गई जो ये समझते थे कि कैपिटलिज़म या सरमायादारी जो निज़ाम है इसको आसानी से ओवरथ्रो किया जा सकता है, या लैंडलॉर्डिज़म को कम से कम आसानी से ओवरथ्रो किया जा सकता है, क्योंकि रशिया में लेनिन ने ये करके दिखा दिया था। तो हिंदुस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी। एक तरफ आपको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज़ नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको डेमोक्रेटिक फोर्सेस नज़र आ रही हैं। अब अंग्रेज़ को सूट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी फोर्सेस हरगिज़ नहीं करती थी, क्योंकि एक तो उनका जो निज़ाम था वो मार्क्स से बोरोड था और फिर रशिया बैक्ड था और रशियन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, यानी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रशिया का था जो अंग्रेज़ जैसे चढ़ता था बहुत ज़्यादा। अंग्रेज़ को वही पार्लिमानी डेमोक्रेटिक
लोग ही अच्छे लगते थे जो आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स लेके आए, और वो रिफॉर्म्स दरअसल हिंदुस्तान में रिचेस को एक्सप्लॉइट करने का बहाना बने, क्योंकि अंग्रेज़ को नहीं पता था कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद इतना कमज़ोर हो रहेगा, उसे जाना पड़ेगा छोड़ के। वो तो यहाँ नौबादे थी इस्तेसाल के लिए लाइनें बिछा रहा था, वो तो सुरंगें खोद रहा था, वो तो नमक निकाल रहा था, पता नहीं क्या क्या कुछ उसने यहाँ पे लूट खसूट की हुई थी। तो उस लूट खसूट को उसका तो ख्याल था वो सारी ज़िंदगी कायम रखेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से कमज़ोर इतना हो गया कि उन्हें जाना पड़ा यहाँ से। अब हम जब देखते हैं हिस्ट्री में पीछे, तो वो जो रिफॉर्म्स पे कर रहा था, वो रिफॉर्म्स इनफैक्ट अपने लिए कर रहा था। अच्छा। इन लोगों को अगर पढ़ा लिखा रहा था, अगर इन लोगों को वो जो एक क्लैरिकल माइंड एक डेवलप कर रहा था हिंदुस्तानियों का, तो वो ICS ऑफिसर्स पैदा कर रहा था, वो पैदा कर रहा था अपने ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए। उनके वो आपका जो नेशनल लैंग्वेजेस थी, या जो आपका नेशनल कल्चर था, पंजाब में ख़ास तौर पे आप देख लें, या जो आपकी जो एक रिवायात थी, उनको तो बहुत कारी ज़र पहुंचा रहा था वो हर जगह। दूर न रहें, पंजाब की मिसाल ले लीजिए, और जब कायदे तक उन्होंने उठा के जलवा दिए, तो ये निज़ाम उन्हें सूट करता था। ये जो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस भी, वो तमाम पार्टीज़ जो अंग्रेज़ों के साथ रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पे अमल पैरा थी, वो अंग्रेज़ को सूट करती थी। उन्हें रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती थी। और इन्हीं दोनों में टकराव मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नहीं था एक्चुअली, जो कि हमने बना दिया, हमने अपने दरसी किताबों में पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज तक हम जिन्ना नेहरू या गांधी, जिन्ना गांधी, वो नहीं था। वो तो सब एक ही जैसे लोग थे। हम इस बात से कतई नज़र के इवेंचुअली उन्हें क्या मिला या उन्होंने हमें क्या दिया, इस बात से कतई नज़र वो सब एक ही सोच के लोग थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश करने वाले लोग थे। वो रातों रात इनकलाब लाने वाले लोग नहीं थे। वो लैंड रिफॉर्म्स करने वाले, या वो ये जो फ्यूडलिज्म का जो एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, इसको ओवरथ्रो करने के या खून बहाने के या वायलेंस के हामी नहीं थे। इसलिए वो उनको सूट करते थे। आज अगर आप 21वीं सदी में बैठ के दुनिया का मुताला करें, तो ज़ाहिर है आपको वो लोग ज़्यादा ज़ई शोर नज़र आते हैं कि यार ठीक है, वो रिफॉर्म कर रहे थे। इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे ही हुआ ना, ग्लोरियस रिवोल्यूशन नज़र आता है हमें, जिसमें चार्ल्स को कत्ल कर दिया जाता है, क्रोमवेल को पोस्टह्यूमस फांसी दी जाती है। वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, हमें मेथोडिस्ट मूवमेंट नज़र आती है, चार्टिस्ट मूवमेंट नज़र आती है, रिफॉर्म एजेंडा, लॉज नज़र आते हैं। तो उसी पैटर्न पर हिंदुस्तान के अंदर भी चाह रहा था वो बजा, वो सब ठीक है। लेकिन वो जो रिवोल्यूशनरी, जो बहुत मैस मूवमेंट थी लोगों की, उसको चैनलाइज करते तो ना सिर्फ अंग्रेज़ को निकाल देते, बल्कि एक हिंदुस्तान भर के लिए, पूरे बरसगीर के लिए एक, मैं आई शुड से कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लेके आ सकते थे वो एक। अच्छा, अगर हम बात करें, गांधी जी ने अंग्रेज़ का कई मौक़ों पर साथ दिया, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। क्या अंग्रेज़ सिंसियर था गांधी जी के साथ, या हम आज के टाइम के हिसाब से कह सकते हैं कि गांधी जी उस टाइम पे नीचे लगे हुए थे अंग्रेज़ के? नहीं, नीचे नहीं लगे हुए थे, नीचे इनफैक्ट नहीं लगे हुए थे। गांधी जी बड़े ज़बरदस्त श्रीव्ड पॉलिटिशियन थे। देखें, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को डेमोक्रेसी के उसूल बताना चाहता था। अच्छा। अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना चाहता था अपनी सुपरविजन में। हाँ, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को हुकूमत करना सिखाना चाहता था, लेकिन अपनी सरपरस्ती में, ताकि उसका जो एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम है वो चलता रहे। ये अगर आप दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़ें, डॉक्टर उत्सा पटनायक की किताब पढ़ें, या शशि थरूर की किताब, ये इन लोगों ने सब ने एम्पीरियलिज्म, इनग्लोरियस एम्पायर और ये सब कुछ, उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं कि कैसे एक्सप्लॉयट किया अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को। तो वो जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, उस आप इस बात को समझिए कि उन्होंने अपना जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए क्लैरिकल माइंड्स की ज़रूरत थी। उन लोगों की ज़रूरत थी जो इनकी सरपरस्ती में बाकी लोगों को अपीज़ करते रहें। ये जो तहरीक खिलाफत हुई, जो गांधी जी लेके निकल पड़े मुसलमानों को
कि वो जी तुर्की में वो खिलाफत ख़त्म हो रही, तो होने दो तुर्की में खिलाफत ख़त्म, आपको उसकी क्या तकलीफ़ है, आप तो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, आपके हालात कुछ हैं, उनके हालात कुछ हैं। वो खिलाफत कब से आ रही है, वो रॉटन सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आके उड़ा दिया। अब गांधी जी लेके मुसलमानों को दारुल हर्ब करार दे दिया और मार्च करना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली वो डाई डाउन हो गया सारा सिलसिला। जिन्ना साहब ने तो पहले रोका था उन्हें कि ये ना करें, ये क्या तमाशा लगा रहे हैं आप। लेकिन क्यों, मसला क्या था? मसला ये था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को, जो कि जिनके जज्बात भड़के थे, उनको अपीज़ करना था। जो मैस मूवमेंट होती है, आम लोगों की जो मूवमेंट होती है, वो रोज़ रोज़ लोग मोबिलाइज़ नहीं होते। जब आप एक दफ़ा लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, चार्ज करते हैं, घरों से निकालते हैं, सड़कों पर लाते हैं, मारें खिलाते हैं, डंडे पड़वाते हैं, कत्लो गारत होती है उनको जैसे जलियांवाला बाग वगैरह में हुआ, जैसे कानपुर में हुआ, जगह जगह, तो ये लोग, आम लोग रोज़ाना या बहुत जल्द दोबारा से ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब वो एक बार निकलते हैं, दो बार निकलते, तीसरी बार नहीं निकलेंगे, वो निकल पाएंगे, उनके अंदर सकत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी उनके अंदर, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, उनके अंदर वो जज्बा नहीं रहेगा। लेकिन ये थी वो चीज़ कि आप लोगों को निकालते हैं, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, कभी सिविल डिसोबीडियंस के लिए, कभी नॉन कोऑपरेशन के लिए, कभी तहरीक खिलाफत के लिए, कभी रॉल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ हड़ताल करने के लिए, कभी आप निकाल तो लेते हैं, लेकिन निकालने के बाद करते क्या हैं? निकालने के बाद आप उन्हें वक्ती तौर पे एक कथारसिस कर देते हैं, डंडे शंडे पड़वा देते हैं, जेलों में भिजवा देते हैं और कत्लो गारत करवा देते हैं। उसके बाद फिर आप, तो ये फ़ायदा किसका हुआ? अंग्रेज़ का, क्योंकि आपने तो कुछ भी सब्सटैंशियल तो कुछ भी हासिल नहीं किया। हम कह सकते हैं कि उस टाइम के जो हिंदुस्तानी थे उनके साथ फरेब किया। अगर मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए ये समझता हूँ कि फरेब ही था, क्योंकि एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकालना है, क्योंकि अंग्रेज़ एक कॉलोनियल पावर है और हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाया हुआ है। अब बेसिकली ये एजेंडा था। इस एजेंडा में शामिल कर दिया आपने कि वो जो ग़ुलाम लोग थे वो मुसलमान ग़ुलाम बन गए, हिंदू ग़ुलाम बन गए, दलित ग़ुलाम बन गए, और मतलब सिख ग़ुलाम बन गए। वो जो ग़ुलामों को आपने कैटेगराइज कर दिया, आपने एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था पूरे बरे सग़ीर का, वो आपने उसको मजहबी रंग दे दिया और मजहबी बुनियादों पे लोगों को ग्रेजुअली चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसका नुक्ता अंजाम हम देखते हैं कत्लो गारत की सूरत में, करोड़ों लोगों को बेघर होने की सूरत में तक़सीम हिंद के बाद। और ये तो तक़सीम हिंद के बाद की बात करें ना, तक़सीम से पहले भी बार बार लोगों के साथ यही जुल्म हुआ। अब जब गांधी जिन्ना टॉक्स होती हैं, गांधी जी जिन्ना साहब से मिलते हैं जाके, कायद-ए-आज़म से, उस वक्त तो कायद-ए-आज़म वो नहीं थे, जिन्ना साहब थे। लोगों ने आप पर ये तनकीद की कि आप जिन्ना साहब को कायद-ए-आज़म नहीं कह रहे। मेरे लिए तो कायद-ए-आज़म ही हैं, लेकिन जब मैं तारीख़ का हवाले दूंगा तो मैं उनका वही नाम लूँगा जो उस वक्त उनका था। अच्छा। वो तो टाइटल कायद-ए-आज़म तो बाद में हमने दिया ना उन्हें, तो हम तो उन्हें कायद-ए-आज़म ही कहते हैं। लेकिन मैं तारीख़ पे डिस्कस करूँगा। गांधी जी तो उन्हें कायद-ए-आज़म नहीं कहते थे, गांधी तो जिन्ना साहब ही कहते थे ना, या मिस्टर जिन्ना कहते थे। जिन्ना भी जो है वो, या कायद-ए-आज़म, गांधी को महात्मा तो नहीं कहते थे, वो तो मिस्टर गांधी कहते थे ना। तो हमने तारीख़ को पढ़ते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस ज़माने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बार बार कायद-ए-आज़म कहूँगा 1920 या 1930 में, तो कायद-ए-आज़म नहीं थे। व्यूअर कंफ्यूज होंगे कि ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो गांधी जिन्ना टॉक्स जब हुई, अब उन्हें गांधी कायद-ए-आज़म टॉक्स कह रहे हैं, लेकिन गांधी जिन्ना टॉक्स थी। उस वक्त गांधी जी ने अपने टॉक्स पे, अगर आप गौर करें तो, मुसलसल ये तासुर दिया कि जैसे जिन्ना साहब मुसलमानों के लीडर हैं। अच्छा। जिन्ना साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे। मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं थी, उसके अंदर सभी लोग थे, सभी लोग होने चाहिए थे, सभी मज़हब के लोग होने चाहिए थे। हिंदुस्तान की जमात थी, हिंदुस्तान की जमात थी, जैसे कांग्रेस थी ऐसे मुस्लिम लीग थी। यही कुछ 1932 में पुणे पैक्ट में हुआ, जो दलित वाले मामले पे, बल्कि वो हम देखते हैं कि वो उसके उलट हुआ। क्या हुआ था? हुआ ये कि दलित जो एम्बेडकर हैं, उन्होंने ये कहा कि दलित को दलित ही वोट देंगे और वही उन्हें मुंतखब करेंगे। इससे होना यह था कि दलित बहुत ज़्यादा असेंबली में आते, लेकिन गांधी जी ने मरण भरत रख लिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, क्यों? अच्छा, अब इसमें फिर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि उन्होंने इसलिए मरण भरत रखा कि अगर हम लोग दलित को दलित ही वोट देंगे तो जाहिर है दलित आहिस्ता आहिस्ता प्रॉस्पर करेंगे, फ्लरिश करेंगे, उनकी आबादी बढ़ेगी और अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद बहुत से दलित आ जाएंगे उसके अंदर,
और फिर वो अलहदा से उनका एक तशख़्ख़ुस कायम हो जाएगा, जो कि वो हिंदू नहीं रहेगा तशख़्ख़ुस, वो दलित एक अपना अलहदा से तशख़्ख़ुस कायम कर लेंगे। इसलिए उन्होंने मरण भरत रख लिया। प्रोफेस ये नहीं किया, प्रोफेसरों ने ये किया कि मैं ये कैसे कह दूं कि दलित को दलित वोट देगा, दलित को ब्राह्मण भी वोट दे, दलित को मुसलमान भी वोट दे, दलित को सिख भी वोट दे। अब प्रोफेस ये किया गया, ये सियासत है, ये सियासत वो करते थे। इवेंचुअली ये हुआ कि जी हम दलित की कुछ सीटें मखसूस कर देंगे। अच्छा, तो वो आज तक मामला चल रहा है। 30-40 करोड़ दलित जो हैं वो आज भी अपने तशख़्ख़ुस के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नुमाइंदगी के लिए लड़ रहे हैं। ये उस वक्त ये भी एक गलती थी बहुत बड़ी, लेकिन ये देयर ऑलवेज इज़ मेथड इन गांधी जीज मैडनेस। अगर आप उन्हें मैडनेस कहें तो वो उस वक्त अगर कहते तो आज हो सकता है दलितों की हुकूमत होती वहाँ। गांधी अर्बन पैक्ट में ये हुआ कि आपकी जो जायदादें जो जब्त की गई हैं वापस की जा रही हैं और आपके लोगों को जेलों से निकाला जा रहा है, जान खलासी हो रही है उनकी। अब एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की गांधी जी के साथ कि आपने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के फांसी के मामले में नहीं बोलना, जो कि इन्होंने नहीं बोला। अच्छा, इन्होंने जो भी कहा, इन्होंने थर्ड पार्टी बन के कहा, इनडायरेक्टली कहा कि जी लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, लोगों के दिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखेंगे। मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिल दुखें। तो उनको तो लोगों के दिलों से कोई गर्ज नहीं थी, उन्हें तो गांधी जी से गर्ज थी कि आप गांधी ये पैक्ट है, ये लेना है या नहीं लेना, जी लेना है तो बस ठीक है, आप खामोश हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। ओ फिर उन्होंने रेस्ट इज हिस्ट्री। भगत सिंह की फांसी पे बात करते हैं। क्या लोगों का रिएक्शन आया था उस टाइम पे जो भगत सिंह के सपोर्टर थे कि गांधी जी की वजह से फांसी लगी? अच्छा, उसमें भगत सिंह की फांसी में हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है ये कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई तो फांसी देने के बाद उनकी लाशों को रातों रात ले जाया गया फिरोज़पुर और वहाँ जाके उन्हें क्रीमेट किया गया। और अभी वो हाफ क्रीमेटेड थी कि लोगों ने हमला कर दिया पुलिस के ऊपर, क्योंकि लोग शदीद गम और गुस्से का इज़हार कर रहे थे। तो वो लाशें वैसे ही छोड़ के भाग गए। उन लाशों को बाद में लाया गया और रावी के किनारे फिर वहाँ क्रीमेट किया गया। जैसे भी लोगों का रिएक्शन पूरे हिंदुस्तान में था, बहुत शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया, दुख था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया था भगत सिंह का फांसी वाला। लेकिन हमें गांधी जी की तरफ से या किसी भी और लीडर की तरफ से, वो चाहे कांग्रेस लीडर था या मुस्लिम, लिप सर्विस के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कोई किसी पार्टी ने कोई मज़ाहमत या कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मेन स्ट्रीम पार्टी ने। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ठीक है, भगत सिंह जो है वो तशद्दुद की पॉलिसी को अपनाए हुए थे और गांधी जी अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे, लेकिन नज़रियाती मुखालफत होने के बावजूद, या सुभाष चंद्र बोस भी तो थे, वो भी तो वायलेंस के हामी थे, उन्होंने भी तो इंडियन आर्मी बाद में बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उनके भी तो, लेकिन उस बस कांग्रेस के अंदर रहे भी ना। इन्होंने इन लोगों को जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो ट्रू सेंस में रेवोल्यूशनरीज थे, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। अच्छा, आपको लगता है कि गांधी जी की जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी वो हिंदुस्तानियों के हक में थी? देखिए, अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हक में नहीं थी। कैसे? इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा जी कि बरतानियों पे अगर जर्मन हमला करेंगे तो एक एक जर्मन को मारेंगे। तो किसी ने कहा कि एक एक जर्मन को क्यों मारेंगे, जिसने हमला किया बस उसको मारे। गांधी जी की अदम तशद्दुद की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस वक्त कहाँ होती है जब जलियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ, जब कोलकाता में कत्लेआम हुआ, जब कानपुर में कत्ल हुए, जब हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, जिंदा गाड़ा जा रहा है, लाशें लटकाई जा रही हैं दरख्तों के साथ और चुन चुन के मारा जा रहा है, उन्हें महबूस किया जा रहा है, उन्हें अंडमान जज़ायर में भेजा जा रहा है, काले पानी की सज़ाएँ दी जा रही हैं, ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जा रहा है उनके साथ। उस वक्त उनकी अदम तशद्दुद की पॉलिसी पता नहीं कहाँ होती है। हम ये देखते हैं कि अदम तशद्दुद की पॉलिसी लैंडलॉर्ड्स को, फ्यूडल्स को, कांग्रेस की इलीट को, अशराफिया को और बरतानवियों के परवरदा खान बहादुरों और राय बहादुरों को प्रोटेक्ट करने के लिए थी अदम तशद्दुद की पॉलिसी। क्योंकि जब भी मूवमेंट एक मैस मूवमेंट में बदलने लगती है और लोग तशद्दुद की तरफ जाना चाहते हैं, ओवरथ्रो करना चाहते हैं एक निज़ाम को, तो वहाँ वो अदम तशद्दुद और मरण भरत और वो अपना अहिंसा का मसला लेके आ जाते हैं और सारी मूवमेंट को डाई डाउन कर देते हैं गांधी जी। और बार बार ये हुआ, हर जगह ये हुआ, हर दफ़े ये हुआ।
तो इसलिए वो जो अदम तशद्दुद की पॉलिसी है, वो एक कॉलोनियल पावर है, वो एक्सप्लॉइट कर रही है, वो आपके हुकूक गसब कर रही है, वो आपको मुसलसल एक स्लेवरी में उसने रखा हुआ है। आप अगर लोग उसके ख़िलाफ़ उठ रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको अपीज़ करना शुरू कर देते हैं। अपीज़ करके उनकी ज़िल्लत को, उस महरूमी को, उस मजबूरी को और उस एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल को आप मुसलसल बढ़ा रहे हैं। और उसका नुकसान ये कि जो काम 40 साल पहले, 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो एक निस्फ सदी के किस्से पे महित हो गया। निस्फ सदी तक लोग मरते रहे, लड़ते रहे, अपने हुकूक की जंग लड़ते रहे, और इवेंचुअली आपने उसे चैनलाइज कर दिया मज़ाहब के अंदर। वो बजाय अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग बने, वो उनके आपस की मजहबी जंग बन गई। वो हिंदुओं ने हिंदुओं को, मुसलमान, और वो हमारे सामने सारा कुछ जो कुछ हुआ। अगर हम बात करें तकसीम हिंद की, गांधी जी तो नारा लगाते थे यूनाइटेड इंडिया का, तो उन्होंने तकसीम हिंद को कैसे कबूल कर लिया? गांधी जी ने बिल्कुल हमेशा यही नारा लगाया यूनाइटेड इंडिया का, और जब तकसीम हुई तो हमें नज़र आता है कि गांधी जी बड़े आराम से कबूल कर लेते हैं उस तकसीम को। फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आती है कि गांधी जी ने जो कैबिनेट मिशन प्लान हम देखते हैं, आखिरी, बाकी तो सब कुछ चलता आ रहा था, हिंदू मुसलमानों के लिए वो कर रहे थे जो कुछ कर सकते थे अपनी तरफ से, लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें हमें कहीं खातिर खा किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आते। हालांकि ये वो चीज़ थी, अगर ये मान जाते सब लोग उसके ऊपर, तो वो एक कन्फेडरेशन की सूरत में हिंदुस्तान कायम रहता, तकसीम ना होती। हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे तकसीम का होना अच्छा था या बुरा था, वो ठीक है, वो हो गई, हमारा मुल्क बन गया। लेकिन हिस्ट्री में जाके देखें तो वो कोई भी जिन्ना साहब नहीं चाहते थे। अच्छा। डॉक्टर इश्तियाक इस बात को नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि वो कायदे आज़म चाहते ही थे, और कैबिनेट मिशन प्लान उनके लिए एक, उन्हें कबूल नहीं करना था इवेंचुअली। लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनके मुताबिक तो जिन्ना साहब ने कैबिनेट मिशन प्लान को कबूल कर लिया था। नेहरू भी कह रहे थे कि मैं मानता हूँ, पटेल नहीं मानता। गांधी जी में कहीं नज़र नहीं आते वहाँ किसी को कन्विंस करते हुए। तो आखिरी वक्त में ऐसे नज़र आता है कि जैसे गांधी जी इजहार किए बगैर ये चाह रहे थे कि अगर तकसीम होती है और मुसलमान वहाँ जाके रहना चाहते हैं तो वहाँ रह लें। इस हकीकत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। क्या नॉन वायलेंट गांधी जी प्रिडिक्ट करते थे उस वक्त पे कि इतना वायलेंस होगा, मुसलमानों का, सिखों का खून बहाया जाएगा? एक तो नॉन वायलेंस, गांधी जी खुद वायलेंस नहीं करते थे। अगर वायलेंस अंग्रेज़ की तरफ से हिंदुस्तानियों पे हो रहा होता था, कबूल करते थे, तो उसको कबूल कर लेते थे बड़े आराम से। या यहाँ जो वायलेंस हुआ, वैसे तो एक बात है कि उन्हें जो गॉडसे ने गोली मारी, उस वक्त तो कत्लेआम के ख़िलाफ़ ही मरण भरत उन्होंने रखा हुआ था। मुसलमानों का कत्ल हो रहा था दिल्ली में, उसके ख़िलाफ़ मरण भरत रखा हुआ था। तो हमें ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा उनको। लेकिन वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके। कोलकाता में कुछ वाक़यात हो चुके थे जिसकी वजह से जब तकसीम हो रही थी तो वो कोलकाता चले गए। पंजाब में, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल रीजन था, जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन को, वायलेंस को और बदतरीन वायलेंस को गांधी जी प्रिडिक्ट नहीं कर सके। हालांकि किया जाना चाहिए था, क्योंकि तीनों जो सिखों के मास्टर तारा सिंह और मुसलमान और हिंदू, तीनों की जो पार्टीज़ थी, उन्होंने तकसीम से पहले बहुत ज़्यादा चार्ज किया हुआ था। इतना चार्ज किया हुआ था कि तकसीम से पहले, तकसीम के दौरान, तकसीम के बाद भी बहुत लंबे अरसे तक ये वायलेंस चलता रहा। मतलब फिर वही बात कि आप लोगों को चार्ज तो करते हैं, मोबिलाइज तो करते हैं, आपने मज़हब के नाम के ऊपर उनको एक यूफोरिया का शिकार तो कर दिया। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उस रिएक्शन को आप कैसे संभालेंगे, इसके आप काबिल नहीं हैं। वो गांधी जी भी इस काबिल नहीं थे। क्या यूनाइटेड इंडिया में जब सिख, मुस्लिम, हिंदू साथ रहते थे तब भी ऐसे कोई दंगे फसाद हमें नज़र आते हैं आज़ादी से पहले? सियासत में मज़हब को जब गांधी जी लेके आए तो मसलन उन्होंने जो पार्टीज़ के नाम, सत्याग्रह, जो उनके जो टर्मिनोलॉजी थी, जो मिथ थी, हिंदू मैथोलॉजी, जो रेफरेंसेस थे उनके, जो उनका कल्चरल ईडियम था गांधी जी का, वो सारे का सारा हिंदू या संस्कृत या उस आइडियोलॉजी पे बेस करता था। तो एक लिहाज से वो मुसलमानों से तो कट ही गए थे। फिर दूसरा ये कि जब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उन्होंने तहरीक खिलाफत में मुसलमानों को अपीज़ करने की कोशिश की,
मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। तो इनफैक्ट तहरीक खिलाफत का भी सपोर्ट करना मुसलमान और हिंदू को डिस्टिंग्विश करके, यानी जैसे वो मुसलमान का मसला है, वो मुसलमान का मसला, हिंदुस्तानी मुसलमान का मसला नहीं था कि तुर्की में खिलाफत रहती या ना रहती, लेकिन इन्होंने मुसलमान का मसला बना दिया, सेग्रीगेट इन्होंने किया। यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मज़हब के नाम पे सेग्रीगेट किया, उनको ये एहसास दिलाया कि आप के हुकूक जो हैं वो बहैसियत मुसलमान या बहैसियत हिंदू या बहैसियत सिख ही मिलेंगे आपको। अच्छा। वो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट में नज़र आते। वो फिर वही बात कि ये चीज़ ब्रिटिश को सूट करती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि जुदागाना इंतखाबात हों और जो लोग अपने अपने तौर पे, तो इस तरह मज़हब दाखिल हो गया। हालांकि ये मजहबी मसला था ही नहीं, ये खालिस्तन कौमी आज़ादी का मसला था अंग्रेज़ से। क्या उस वक्त में मुसलमान और सिख गांधी जी को अपना लीडर मानते थे? गांधी जी को तो खैर हमेशा लीडर मानते थे, सभी लोग मानते थे। गांधी जी को लीडर मानने की एक वजह तो ये थी कि गांधी जी सभी अक़वाम के साथ या सभी मज़हब के जो लोग हैं उनके साथ ख़ुद को रिलेट करते थे, और वो चाहे मुसलमान थे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि दिल्ली में जब कत्ल हो रहा है तो गांधी जी मरहम भरत रख रहे हैं, या तहरीक खिलाफत हो रही है, या कोलकाता के अंदर भी जब हो रहे थे फसादात हो रहे थे, तो गांधी जी को मानते तो थे सभी को। देखिए आम लोगों के लिए तो वे करिश्मेटिक लीडर थे ना, वो अवाम के लीडर थे, अवाम से रिलेट करते थे। हम तो बात कर रहे हैं उनकी नज़रियाती असास की, हम तो उनके पॉलिटिकल डिसीजंस की बात कर रहे हैं जिनकी कीमत अदा करना पड़ी आम लोगों को, और वो आज तक नहीं जानते कि उन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ी है। वो आज तक फ्यूडलिज्म, ट्राइबलिज्म और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो इंडिया है चाहे पाकिस्तान। ये कीमत है जो यहाँ के लोग अदा कर रहे हैं उन गलत पॉलिटिकल डिसीजंस की, जिनमें मज़हब को शामिल किया गया, जिनमें पुराने निज़ाम को उखाड़ के नए निज़ाम को नहीं इंट्रोड्यूस करवाने दिया गया। अगर हम बात करें इंडियन हिस्टोरियन गांधी जी की पर्सनल लाइफ पर भी काफ़ी तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पे उनका जिनसी अमल से दूर रहने वाली पॉलिसी का, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जाती है। देखिए एक तो बहुत ही गैर फितरी था बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने बहुत ओवर स्ट्रेस भी किया। अच्छा। उस चीज़ को कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उन्होंने इस बात का इजहार किया। जबकि हमें पहले नज़र जब उनके वालिद फौत हो रहे थे तो वो बिस्तर मर्ग पे थे, तो अपने वालिद को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बीवी के पास चले गए थे, और बाद में इस चीज़ पे तासुफ़ का इजहार भी करते हैं कि जिनसी हैजान इतना ज़्यादा मुझ पे छाया हुआ था कि मैं बापू को मरता छोड़ के और बीवी के पास चला गया। ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। हाँ, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखी। और उस वक्त पे भी तनकीद होती थी? नहीं, उस वक्त तो ये बहुत ही 13 बरस की उम्र में तो उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। और 14 बरस की कस्तूरी जो उनकी मिसेज़ हैं वो थी, 1 साल बड़ी थी उनसे, तो वो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। वो तो खैर उस वक्त वो सियासी मैदान में आए भी नहीं थे। और बाद में उन्होंने जब अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी है तो उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस पर तासुफ़ का इजहार भी किया। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जिनसी ज़िंदगी किस हद तक उन पे छाई हुई थी, लड़कपन में भी या जब शादी हुई, और उसके बाद ये इजहार करना कि मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, ये भी एक अजीब सी एक इंतहा पसंदी थी, एक जिनसी इंतहा पसंदी, अपने आप को जब्त करना, और फिर दूसरों को भी ये दर्स देना, फिर अपने आश्रम में भी लोगों को ये ट्रेनिंग देना, फिर अपने आप को एक ऐसी आजमाइश से गुजारना। कौन सी? वो आजमाइश ये कि मैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ सो के ये साबित करूँगा कि मुझ पे औरत के हुस्न का या औरत के गुदाज का कोई ऐसा असर नहीं है कि मैं जिनसी बेदारी की तरफ जाऊं। ऐसा किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने हमेशा किया। उन्होंने अपनी ग्रैंड नीस या और लड़कियों के साथ सोते रहे। अब वो सोने में ज़ाहिर है ऐसा था कि वो उनका, वो कहते हैं कि मैंने हज़ारों, खुद कहते हैं कि मैंने हज़ारों लड़कियों को छुआ लेकिन जिनसी अमल बेदार नहीं हुआ। अच्छा। और फिर ये साबित करने के लिए कि हो सकता है जो लड़कियां उनके साथ सो रही हैं वो जिनसी अमल की बेदारी के लिए बहुत मौजू नहीं है, इसलिए उसके लिए वो खूबसूरत औरत के साथ भी सोना शुरू कर दिया उन्होंने, सुशीला नायर के साथ। वो कौन थी? वो उनकी मौलिज भी थी और उनकी सेक्रेटरी की बहन भी थी। तो लेकिन अब वो फरमाते हैं कि सुशीला नायर के साथ भी बहुत अरसा सोने के बावजूद उनके अंदर वो जो जिनसी है जान था उसने अंगड़ाई नहीं ली। जिनसी यानी कि उन्होंने अब
सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की पॉलिसी को अपने ऊपर इस तरह महमूल किया कि वो बिदकते नहीं थे, और ये वो चाहते थे। अब फ़िलॉसफी ये है, वो ये समझते थे कि जो मर्द हजरात हैं, औरत का हुस्न, जैसे हम समझते हैं औरत का हुस्न या पैसा या ताकत या दौलत या ये वही अट्रैक्शंस है ना इंसान के लिए, तो इन अट्रैक्शन से मरूब या इन अट्रैक्शंस की तरफ खिंचा ना चला जाए इंसान, वही इंसान एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि गांधी जी ये सब कुछ क्यों करवा रहे थे। एक तरफ तो वो रेवोल्यूशनरीज़ को जो अपनी जान दे रहे हैं, जैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह और बहुत से लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। वो भगत सिंह ने क्यों नहीं शादी की? उसने कहा मैं बेवा नहीं कर सकता, बेवा नहीं छोड़ना चाहता मैं। और जैसे उसने कुर्बानी दी भगत सिंह ने, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी जान का नजराना ही पेश करने के लिए दुनिया में आए थे भगत सिंह। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की पॉलिसी के ऊपर अमर पैरा हैं, लोगों को कह रहे हैं बीवियों से दूर रहो, बेदारी ना हो, खुलम खुला इजहार कर रहे हैं, इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। और मतलब आपने कैसे स्ट्रॉन्ग लोग बनाने हैं? एक तरफ तो जो अपनी जान गंवा रहे हैं वो आपको भा नहीं रहे, इनको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये एक गैर फितरी एक कमाल। अच्छा, ये जिनसी अमल उनके सर पर इतना सवार क्यों था उस टाइम पे? अगर मैं समझता हूँ कि उनका जो साइको एनालिसिस किया जाए तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कोई साइकेट्रिस्ट कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कि उनकी बहुत जल्दी उम्र में शादी हो गई थी, 13 बरस की उम्र में शादी हो गई। और फिर उनकी वालिदा ने उन्हें कहा हुआ था कि तुमने किसी अगर इंग्लैंड जाना पड़े, आपको पता नहीं जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो उनको उनकी बरादरी से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि बरतानवी कल्चर को, बरतानवी जो कि औरत के करीब ना जाए, बरतानवी कल्चर को या उनकी वैल्यूज़ को उनको एक्सेप्ट ना कर ले, उसके अंदर रचपस ना जाए, तो ये गांधी जी को उन्होंने निकाल दिया था। गांधी जी थोड़े ज़िद्दी भी थे शुरू में और थोड़े रिबेलियस थे। उन्होंने वो सारे काम करने की कोशिश की जिस चीज़ से उन्हें मना किया गया था, लेकिन फिर उन्हें जल्द ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ें मुझे भटकाएंगी, तो मुझे इन पे ओवरकम कर। फिर वेजिटेरियन बन गए। फिर यही एक रिएक्शन था कि मैं आइंदा औरत के करीब नहीं जाऊंगा, ये भी एक रिएक्शन था। मरते दम तक कायम रहे इस बात पे वो, सिवाय एक वक्त के वो कायम रहे। वो इनवॉलेंटरीली यानी वो उनका खुद पे इख्तियार नहीं रहा था, उसमें वो एक जिनसी हैजान का शिकार हो गए, तो जिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया बहुत ज़्यादा खुद पे। आज़ादी से पहले 1942 में गांधी जी ने एक तहरीक भी चलाई, भारत छोड़ो। उस पर भी तनकीद की जाती है कि वो टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग भी गलत थी उसको इम्प्लीमेंटेशन भी गलत थी उसकी। कैसे? वो ऐसे कि जब फिर वही बात कि क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने शुरू की, वर्ल्ड वॉर का ज़माना था, अंग्रेज़ कोई भी फ्री हैंड देना नहीं चाह रहा था हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ लाखों लोगों को भर्ती कर चुका था, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से निकल के जा रहा था हिंदुस्तान का, और ख़ुद बहुत से हिंदुस्तानी अंग्रेज़ की फ़ौज में लड़ रहे थे। तो एक अंग्रेज़ ने यह भी तासुर दिया हुआ था कि अगर ये जंग बढ़ती है, ये इस जंग पे वो काबू नहीं रख पाते, जंग लड़ नहीं पाते, तो जर्मन फ़ौजें यहाँ आ जाएंगी और वो हिंदुस्तान को ताख्तो ताराज करेंगी, इनको लूटेंगी। तो इस तरह का सारा एक पैरानोया सा क्रिएट हुआ था यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। उसमें उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट तो चलाई, लेकिन फिर वही बात कि उसको मैस मूवमेंट नहीं बनने दिया। एक तो वो बहुत स्पोरेडिक थी, फिर जब वो ज़रा उसने ज़ोर पकड़ने की कोशिश की तो अंग्रेज़ ने क्वेल किया, उस क्वेल करने की वजह से बहुत सी सारी मूवमेंट्स की तरह ये मूवमेंट भी फेल हो गई, डाई डाउन हो गई। एक तो होता है कि आप ऐलान करते हैं और मूवमेंट ख़त्म कर देते हैं और उसके लिए कोई बहुत बड़ी मराहत ले लेते हैं या कोई बहुत बड़ा एडवांटेज पॉलिटिकल माइलेज ले लेते हैं। इसमें ऐसे नहीं हुआ। ये होता ये था एकदम बहुत लोगों को आपने मोटिवेट किया, लोग बाहर आए, निकले, मारें खाई, और उसके बाद पता ही नहीं चला, तितर बितर हो गए। ऐसी मूवमेंट्स नुकसान पहुंचाती हैं कि वो लोगों के लिए किसी फ़ायदे का बायस नहीं होती। हमारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, आज भी नहीं समझते। आज भी लोग ये समझते हैं कि वो हम निकले बाहर, वहाँ खड़े हो इनकलाब ले आएंगे। भाई इनकलाब क्या है? आपने क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज किया, लोगों के बेनिफिट के लिए क्या किया है? जो आप शक्लें बदलने से इनकलाब थोड़ी आते हैं। तो वही वहाँ तो शक्लें भी नहीं बदल रही थी, वो
इनके साथ कोई मुआहदे हो रहे होते थे, इन्हें कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा होता था, अदरवाइज़ तो हिंदुस्तान के अवाम के लिए कोई ऐसा नहीं था। और आखिर में हम देखते हैं जाके हिंदुस्तान के अवाम के साथ हुआ क्या। वो जो तकसीम भी हुई है तो हिंदुस्तान के अवाम को क्या मिला उस तकसीम का। आज़ादी के बाद हम देखें, आज़ादी के बाद कौन सी गलतियाँ हिस्टोरियन लिखते हैं? आज़ादी के बाद ऐसी गलतियाँ, फाश गलतियाँ तो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो आज़ादी क्या हुई थी, वो तकसीम हो गई थी। तकसीम के नतीजे में कत्ल गारत हो रही थी, वो कत्ल गारत जारी थी। इंडिया ने पैसे रोके हुए थे, उन पैसों के लिए मरण भरत रख लिया इन्होंने। वो तो ठीक, मतलब अगर हम आज पाकिस्तानी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने ठीक किया। लेकिन अगर आप गॉडसे का वो ख़त पढ़ें जो उसने मरने से पहले लिख, जो फांसी से पहले लिखा है, तो गॉडसे ये लिखता है कि गांधी जी ने हिंदुइज़्म या हिंदू जो आइडियोलॉजी है उसको ब्रीच किया है, उसको फ्लाउट किया है। अच्छा। और जब गॉडसे उन्हें मारने के लिए भी आया तो वो एक आदमी थोड़ा ही था, गॉडसे के साथ भी एक शख्स था। वो लोग बॉम्बे से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे, यहाँ आके वो फिरते फिराते रहे इनके पीछे, और गॉडसे पढ़ा लिखा आदमी था, वो कोई ऐसी कोई सरफिरा सा आदमी नहीं था। उनके साथ और बहुत से लोग थे जो मारने के लिए आ रहे थे गांधी जी को। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने हिंदू, अब असल क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि हिंदू फिलॉसफी जो है या हिंदुइज़्म जो है या जो हिंदू आइडियोलॉजी जो है या हिंदू तशख़्ख़ुस जो है, उसको इन्होंने इतना उछाला, इतना हाईलाइट किया, और उसके बाद ये मरण भरत रख के बैठ गए मुसलमानों के लिए। अब मुसलमान हिंदू वो डिवाइड ज़मीन पे तो थी ही नहीं। वो डिवाइड हमें नज़र आती है सिर्फ इन लोगों के नारों में, इनकी तकरीरों में, इनके जो क्लेम ये प्रोफेस करते हैं, जो तहरीकों के अंदर जो नारे प्रोफेस करते हैं, जो प्रिंसिपल्स देते हैं, उनमें नज़र आता है। ग्राउंड पे उस वक्त नहीं था। ग्राउंड पे इन लोगों ने होने दिया ये सारा कुछ, इन लोगों को चार्ज किया एक दूसरे के, वरना हज़ारों साल से लोग इकट्ठे रह रहे थे। तो उनमें क्या एकदम हम थोड़ा, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो जिन्ना साहब या उस वक्त तो कायदे आज़म, उनके अंदर भी हमें थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आते हैं। जैसे कि जिन्ना साहब ये कहते रहे कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, उनका आर्किटेक्चर अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका लिबास अलग है, उनका सोशल फैब्रिक ही मुख्तलिफ है दोनों कौमों का। वो इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड मुसलमान और हिंदू बिल्कुल दो मुख्तलिफ कौमें और साथ रह नहीं सकते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जब तकसीम हो रही थी तो फिर उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल दो मुकम्मल एंटिटीज़ हैं, आप इन्हें तकसीम क्यों करेंगे, आप इन्हें तकसीम नहीं कर सकते। तो जिस पे माउंटबेटन ने कहा कि मुसलमान और हिंदू, बंगाली और पंजाबी से पहले तो वो हिंदुस्तानी है, तो आपने हिंदुस्तानी को तो एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप पंजाब और बंगाल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिन्ना साहब, मतलब ये बाद में उन्होंने कहा जब पंजाब और तो बंगाल की तकसीम की बात हुई। मज़हबी बुनियादों पे हमें हर लीडर अनफॉर्चुनेटली मज़हब को इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। यानी जिन्ना साहब शुरू में तो मज़हब सेकुलर आदमी थे, रोशन ख्याल थे बहुत ज़्यादा, वो मज़हब को सियासत में लाने के कायल नहीं थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, जब ये नागुज़ीर हो गया, तो मज़हब की बुनियाद के ऊपर फिर उन्होंने सारी सियासत की। ये भी मज़हबी सियासत थी कि दो मुख्तलिफ़ कौमें, हालांकि नज़रियाती एतबार से, मेटाफिज़िकल अप्रोच के एतबार से हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ़ कौमें नहीं। कैसे? वो दोनों एक खुदा को मानते हैं, वो खुदा को मानते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं। हाँ, यहाँ फ़र्क है कि वो री इनकारनेशन के हामी हैं, मुसलमानों के जो शरीयत के एतबार से मुसलमान री इनकारनेशन के हामी नहीं हैं। ये फ़र्क है ना, ये फ़र्क समाजी सतह पे मज़हब को रीच आउट करने का एक फ़र्क है। ये मेटाफिज़िकल ग्राउंड या मेटाफिज़िकल रियलिटी या मेटाफिज़िकल जो फ़िलॉसफी है उसका फ़र्क नहीं है। तो फिर हज़ारों बरस से जो इकट्ठे रहने वाली कौमें हैं, उनमें एकदम आर्किटेक्चर की तफरीक और फिर रहने सहने की तफरीक, कपड़े पहनने की तफरीक, फेस्टिवल्स मनाने की तफरीक, भाई ये हिंदुस्तान का या बरसगीर पाको हिंद का, बरसगीर का तनव्वुर था, ये डाइवर्सिटी थी, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी थे।
आपने इन्हें कॉन्ट्राडिक्शंस बना के एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना शुरू कर दिया लोगों को। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपसे ज़ाती राय के तौर पे पूछूं, अगर मुल्क अलग ना होते, पाकिस्तान आज़ाद ना होता इंडिया से, आज हम जिस तरह से हमारा सिस्टम अलग है, अगर हम इंडिया में होते, बड़े सगीर एक होता, तो वहाँ पर ये मसाइल ना होते। जैसे हिंदुओं का कोटा सिस्टम, मुसलमानों का कोटा सिस्टम, सिखों का कोटा सिस्टम, क्या इस तरह से निज़ाम चल सकता था आज के टाइम पे? तो कोटा सिस्टम पे तो अब भी चल रहा है, वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कोटे सिस्टम पे चल रहा है। कोटा है, जॉब्स के लिए कोटा है, हर चीज़ कोटा है। देखिए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक हल दिया था कन्फेडरेशन का। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे जो अब तो मुल्क बन गए, वो भी तरक्की कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, दो मुख्तलिफ कौमें हैं, दो मुख्तलिफ तशख़्ख़ुस हैं जो आगे बढ़े, और हमें फ़ख्र भी है पाकिस्तान पे और अपनी सरज़मीन पे, और हम इसे मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये बात कह रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये हल दिया था कि हिंदुस्तान को एक कन्फेडरेशन होना चाहिए जिनमें लूज़ सेंटर हो, और वो सूबे शुमाल मगरबी सरहदी सूबे, फिर आसाम, बंगाल, वो सूबे जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, उन्हें ऑटोनमस होना चाहिए। अगर वो ऑटोनमस होते तो फिर ये ना होता कि आपने बर्रे सगीर में मुसलमानों की एक ज़्यादा बड़ी तादाद को छोड़ के एक छोटी तादाद को के लिए मुल्क बना लिया। तो जब आपने बड़ी तादाद को वहाँ छोड़ दिया और छोटी तादाद के लिए, कम तादाद के लिए मुल्क बना लिया, तो आइडियोलॉजी जो मुस्लिम, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी, या वो तो फिर वही, वो तो उसी आर्किटेक्चर, वही रहना, वही पहनावा और वही अपने वो दीन को इम्प्लीमेंट करना, वो उनके मसाइल तो वही रहेंगे। तो फिर तो मसला हल ना हुआ। फिर हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली 1971 में पाकिस्तान जब टूटा, तो वो सियासी ग्राउंड्स पे टूटता है। हालांकि मज़हब एक बहुत बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है, आज भी वहाँ फ्लरिश कर रहा है, हमारे यहाँ भी कर रहा है, लेकिन हम मजहबी बुनियादों पे इकट्ठे नहीं रह सके। तो इसका मतलब है कि अगर हम हिंदू के साथ नहीं रह सके तो हम आपस में भी तो नहीं रह सके ना। तो मसला मज़हब का नहीं था, मसला फिर सियासी था। उस वक्त भी सियासी मसला था, उसे सियासी तौर पे ही हल होना चाहिए था। यानी उन सूबों में जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, उन्हें अगर वो ऑटोनमस रीजन बनते तो मेरा ख्याल ज़्यादा बड़ी ताकत होती दुनिया में। क्योंकि बाद में मुसलमान सुदूर भी आए उनके, हम देखते हैं, और मुसलमानों ने वहाँ बहुत ज़्यादा काम भी किए। लेकिन अब जबकि हमने मुल्क बना लिया तो वहाँ के मुसलमानों को हम थोड़ा वल्नरेबल करके आ गए। वो वल्नरेबल रहे और आज भी हैं, हम इसे माने या ना माने। ऐसे ही है, अगर हम उनके साथ होते तो आज वो हालात ना होते, वो हालात जो आज हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम बात करें, रैपअप करें इस पॉडकास्ट को, गांधी जी पर जो इंडियन हिस्टोरियन तनकीद करते हैं, जो इंडियंस हैं इस बात को बाय करते हैं? बहुत से इंडियंस करते हैं, हमारे दोस्त हैं। एक बात तो है कि हमें हिस्ट्री को रिविज़िट करते हुए थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, रोशन ख्याल, थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा रिसेप्टिव होना पड़ता है, क्योंकि हम अंडू तो नहीं कर सकते। हम 21वीं सदी में बैठ के कुछ 70, 80, 100 साल पुराने डिसीजंस को, पॉलिटिकल डिसीजंस को इवेलुएट कर सकते हैं आज की सियासत को समझने के लिए, लेकिन हम ये तनकीद नहीं कर सकते कि वो मुकम्मल तौर पे गलत थे, मुकम्मल तौर पे। गांधी जी ने भी जैसे डिसीजंस या कायद आज़म के जो फैसले थे वो बहुत से हिंदुस्तानियों के हक़ में भी थे। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल ये कि आज अगर हम देखें कि हमें कोई कहे कि आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे या रिवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो वो भी रिफॉर्म्स की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि अगर हम रिवोल्यूशन की तरफ गए होते तो हम ना सिर्फ अंग्रेज़ को निकाल चुके होते, बल्कि अंग्रेज़ का जो ग़ुलामी का निज़ाम हमें जो उसने दिया था पार्लियामानी डेमोक्रेसी की सूरत में, वो फिर हम वो भी उखाड़ के फेंक देते। फिर हम पंचायती निज़ाम की तरफ जाते जो हमारा 2000 साल पुराना निज़ाम था। फिर हम सोवियट्स की तरफ चले जाते। फ़ायदा होता उससे? इंसानियत का मुस्तक़बिल उसी में मुज़मिर है। यानी वो क्या है, वो ये है कि 50, 100, 1000 लोग मिल के जो कोई काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो फैसला करेंगे वो क्या बनाएंगे। वो अपना बॉस अगर कोई चुनते हैं तो ऊपर से बॉस मुसल्लत ना हो, वो खुद जो ज़्यादा बेहतर आदमी, ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग करने वाला, उनके साथ मिलके उसको बॉस बनाएंगे। डेमोक्रेसी में भी तो ये नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोग राय देते हैं, वोट करते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग मेहनत करने वाले लोग हों। वो अपने ऊपर जिन लोगों को चुनते हैं
इसमें, बल्कि इसमें भी गांधी जी का एक मसला है। गांधी जी टाटा और बिरला के पास बैठ के उनके पैसे लगवा के सियासत के अंदर पैसे को भी लेके आए। और जब सियासत में पैसा आया तो वो डेमोक्रेसी की शक्ल ही बिगड़ गई। वो फिर जैसे आज हम देखते हैं, वो फिर ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट और उनके इंटरेस्ट्स और फिर स्लोगन्स, फिर इंटरेस्ट जो है वो अशराफिया के रह जाते हैं। आज भी वही है, आज की डेमोक्रेसी का भी ये मसला है। सरमायादाराना जमहूरियतों का या पार्लिमानी जमहूरियतों का मसला ये है कि वो अशराफिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, वो अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती। उस वक्त भी ये मसला था, आज भी ये मसला है। ज़ीशान भी, अब इस पॉडकास्ट में हम Q&A का एक सेगमेंट जो है वो करते हैं। हमने रिसेंटली जो सिख हिस्ट्री के ऊपर पॉडकास्ट किया, उसमें जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने एक एतराज़ भी उठाया कि हमारे जो कुछ फैक्ट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो अगर हम उन पे बात करें, उनका एतराज़ ये था कि बाबा गुरु नानक देव जी दूसरे जन्म में यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं रखते थे। हमें अगर कोई हवाला उनके पास मौजूद है, ऑथेंटिक हवाला उस ज़माने का, या बाबा जी का अपना कुछ लिखा हुआ, तो वो ज़रूर पेश करें। दरअसल दूसरे जन्म पे यकीन रखना इन अ वे बाबा जी के नज़दीक वैसे भी वो कास्ट सिस्टम पे यकीन रखने के मुतरादिफ हो जाता है। जैसे कि अगर आप क्या पैदा हुए हैं, आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं, तो अगले जन्म में क्या ब्राह्मण ही होंगे या नहीं होंगे, वो मानना पड़ता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही अगले जन्म में भी होगा। बाबा जी के बाद जो गुरु आए उन्होंने भी इस बिलीफ को फॉलो किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी बहुत वाज़ेह तौर पे कोई ऐसी कोई फ़िलोसॉफ़िकल लेवल पे किया है। समाजी सतह पे देखिए, हिंदू और सिख और मुसलमान इकट्ठे ही रहा करते थे, तो बहुत सी फेस्टिविटीज़, बहुत से फेस्टिवल्स, बहुत से नज़रियात ऐसे हैं जो आप मोहब्बत में भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और आप जैसे जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर है, तो कि अगर कोई हिंदू उस तसव्वुर को मानता है तो वो एक समाजी तजर्बे की बुनियाद पे या समाजी मोहब्बत की बुनियाद पे या ताल्लुक़ की बुनियाद पे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं रखता। वो अपनी फ्रेज़ोलॉजी में इस्तेमाल कर, अपनी ज़बान में भी इस्तेमाल कर सकता है चीज़। ऐसे हुआ होगा, लेकिन किसी ने इसे फ़िलोसॉफ़िकली या आइडियोलॉजिकली साबित करने की कहीं कोशिश नहीं की। अगर कहीं की है तो ख़ास तौर पे बाबा जी ने। देखिए, हमारे नज़दीक हम जो बात कर रहे थे वो तो बाबा गुरु नानक देव जी की कर रहे थे ना। बाबा गुरु नानक देव जी री इनकारनेशन पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो जाती कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम ही के ख़िलाफ़ तो वो लड़ रहे थे, इसलिए वो नहीं रखते। एक सवाल आप पर ये किया गया कि बाबा गुरु नानक देव जी की बाबा फरीदगंज बख्श से कभी मुलाकात नहीं हुई। इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। खुशवंत सिंह को अगर हम मैंने खुशवंत सिंह को फॉलो किया इस सिलसिले में। उनकी बहुत अच्छी किताब है जो लिखी हुई है, उस पर उन्होंने लिखा है कि इनकी मुलाकात पाकपतन में शेख साहब से हुई। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि शेख साहब यानी बाबा फरीद साहब से। तो मेरा ख़्याल है कि वो किसी हद तक दुरुस्त है वो फैक्ट। वो बाबा फरीद के अलावा पाकपतन में इतना बड़ा कोई नाम है नहीं। एक ये एतराज़ भी आया कि जो आपने सिख हिस्ट्री बयान की वो मुग़ल पर्सपेक्टिव को देखते हुए बयान की। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने सिख पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए की। अगर मैं मुग़ल तनाजुर को जहन में रखता तो मैं जो सिखों के जो गुरु कत्ल हुए हैं मुग़लों के हाथों, या जो परसिक्यूशन सिखों की हुई है मुग़लों के हाथों, या जिस तरह से औरंगज़ेब ने सिख गुरु को अपने पास रखा हुआ था एक बारगेनिंग चिप के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए, या मैं ये कभी ना कहता कि सिखों को हथियार उठाने पे मुग़लों के जुल्म ने मजबूर किया। मैं तो ये लाइन ले रहा हूँ सारी की सारी। तो इनफैक्ट तो ये सिखों का पर्सपेक्टिव है, ये मुग़लों का पर्सपेक्टिव नहीं है। तो वो जो मैंने हिस्ट्री बयान की है वो सिखों के पर्सपेक्टिव से बयान की है, और आपने फैक्ट्स को देखते हुए बताया। हाँ, चलिए, मतलब एक फैक्ट ये है कि खसरो जब अर्जुन देव जी से मिले तो अर्जुन देव जी, अब जो मुग़ल हिस्ट्री है या मुग़ल जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो ये कहते हैं कि खसरो ने बगावत की थी, वो तख्ता उलटना चाहता था और वो नालायक था और रिबेलियस था, और अर्जुन देव जी उसको सपोर्ट कर रहे थे, पुश्त पनाही कर रहे थे उसकी। अच्छा। ये तो मुग़ल पर्सपेक्टिव तो ये है, या उस ज़माने का जो मुग़ल हिस्टोरियन था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शहज़ादा खसरो अर्जुन देव जी के पास गए, अर्जुन देव जी ने कोई सब्सटेंशियल हेल्प उनकी नहीं की। हाँ, अखलाकी तौर पर उन्हें सपोर्ट ज़रूर किया कि वो मेहमान के तौर पर गए थे, लेकिन क्योंकि जहांगीर पहले से खाइफ था
सिख मत की पॉपुलैरिटी की वजह से, अर्जुन देव जी की पॉपुलैरिटी की वजह से, और वो के बहाना ढूंढ रहा था उन्हें ज़ेर अताब लाने का, तो उसने शहज़ादा खसरो का अर्जुन देव जी से मिलना एक एक्सक्यूज़ मिल गया उसको उन पे अताब नाजिल करने का। तो ये फिर सिख हिस्ट्री है ना। अगला एतराज़ ये किया जाता है कि गुरु तेग बहादुर देव जी जो हैं, उनके बेटे का कत्ल जो आपने बताया कि सरहिंद में हुआ, उसके बारे में भी कहते हैं कि इनकरेक्ट है। अच्छा, वो एक ह्यूमन एरर था वो, क्योंकि वो मैंने कंफ्यूज कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी के नहीं, गुरु गोबिंद जी के बेटे थे जिन्हें कत्ल किया गया था। ये जो एतराज़ है, ये जो तनकीद है, ये बिल्कुल बचा है। ठीक है, आखिरी जो तनकीद बहुत ज़्यादा आप पर की गई वो ये कि सिख हिस्ट्री के अंदर, सिख मत के अंदर जो सती की रस्म है वो है ही नहीं, लेकिन आपने कहा कि रंजीत सिंह की जो बीवियाँ थी वो उनके साथ सती हुई। अच्छा, नहीं, हमने कहीं भी ये नहीं कहा उस पॉडकास्ट में कि सिख मत में सती की रस्म नहीं है या है, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत रोशन ख्याल लिबरल आदमी थे। वो यूरोपियंस को भी अपने फ़ौज में रखते थे, और जैसे मैंने हवाला दिया एक फ्रांसीसी अदीब का कि उसने कहा कि वो अगर महाराजा रंजीत सिंह का जी चाहता तो वो सैकड़ों बातें, उन्होंने हज़ारों सवाल मुझसे किए मज़हब के बारे में, हुकूमत के बारे में, रियासत के बारे में, ज़बान के बारे में, इल्म के, अदब के बारे में। तो ऐसा रोशन ख्याल आदमी ये कैसे कबूल कर सकता है कि सती की हिंदुओं औरतों जो उनकी बीवियां थीं उस ज़माने में, सिखों की और भी तो बीवियां थी ना, और भी सिख थे और भी हिंदू औरतों उनकी बीवियां थी। ज़ाहिर है जब वो दुनिया से जाते होंगे तो वो भी सती होती होंगी, सती की रस्म तो कायम थी। तो महाराजा रंजीत सिंह ने इतना रोशन ख्याल होने के बावजूद सती की रस्म के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये हमारा मौक़िफ़ था। ये नहीं था कि सिखों में ये सती की रस्म थी या नहीं थी। क्या आपके ख्याल में गांधी जी की अंग्रेज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी हिंदुस्तानियों के साथ फ़रेब थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।